जय हिंद साथियों। दोस्तों यहाँ पर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जो आपकी एप्लीकेशन जारी की गई है ये नॉन कॉम्बैट इनटेक के लिए जारी की गई है। नॉन कॉम्बैट इनटेक 01/2022 के लिए यहाँ पर जो आपके दोस्तों एप्लीकेशन है वो कब से शुरू होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आज से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 25 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी है। चलिए डिटेल में बात करते हैं क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या इसमें प्रेफरेंस मांगा इन्होंने। और सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि जो आपके ये एप्लीकेशन है 10th पास पे आप भर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो यहाँ पर सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है जो जिनकी शादी नहीं हुई है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर 2 स्ट्रीम है, सिलेक्शन ऑफ अग्नि वायु नॉन कॉम्बैट इन हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम। यहाँ पर आपकी 2 स्ट्रीम है, हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम। इनके अलग अंदर फिर अलग अलग आपके जॉब्स हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो जॉब्स प्रोफाइल ऑफ हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम में जो आपकी कौन कौन सी है, कुक की है, मैस वेटर। जॉब प्रोफाइल फॉर हाउसकीपिंग में कौन कौन सी आपकी स्पाईफाला, लास्कर, वॉस्पर, वाटर कैरियर, बार्बर, धोबी, मोची, टेलर एंड वॉचमैन। ये आपके इन स्ट्रीम के अंदर अलग अलग जॉब हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उसके अंदर स्ट्रीम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो अब मैं बता देता हूँ। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर में अगर आप मान लीजिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो हाउसकीपिंग के अंदर आपकी ये सारी जॉब प्रोफाइल है। इनमें से आप किसी के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप धोबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोची के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वाटर कैरियर के अप्लाई कर रखे हैं तो आप जो स्ट्रीम है वहाँ पर हाउसकीपिंग स्ट्रीम लिखेंगे। अगर आप हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम लिखते हैं तो उसके अंदर आप कुक और मैस वेटर के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 25 अक्टूबर तक इसके आपके जो फॉर्म है भरे जाएंगे। कैंडिडेट आर परमिटेड टू अप्लाई एट ओनली 1 लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऐप ये आपके ऑफलाइन फॉर्म है इसलिए आपको यहाँ पर पोस्ट के द्वारा इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है निकलवा के भर के इनके पोस्टल एड्रेस पे आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू मोर देन 1 एड्रेस विल बी रिजेक्टेड। अगर आप एक से ज़्यादा एड्रेस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपका जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 2 चीज़ दे रखी है उन्होंने, पोस्टल एड्रेस और ड्रॉप बॉक्स। इन्हें मैं समझा देता हूँ। जब आप ऑफलाइन फॉर्म लिखते हैं और जब आपको कहाँ पे भेजना वो एड्रेस इन्होंने यहाँ पे दिया है। अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में ही रहते हैं और ये दिल्ली के सारे एड्रेस है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के सारे एड्रेस। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आप जाकर उनके ड्रॉप बॉक्स में इस लोकेशन पर डाल सकते हैं। अगर आप पोस्टल एड्रेस के द्वारा भेजना चाहते हैं आप अपने नियर बाय पोस्ट ऑफिस में अपना जो इन्वलप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, फिर वो इस एड्रेस पे आपका भेजेंगे जो भी एड्रेस आप डालते हैं। ये होता है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर आप इस लोकेशन पे जा सकते हैं तो आप उनके ड्रॉप बॉक्स में जा सकते हैं। जो इनका ये दिल्ली कैंट पे इनकी जो लोकेशन है आप इनकी लोकेशन पर जाएंगे और उनके इस ऑफिस के बाहर ड्रॉप बॉक्स लगा होता है, उस ड्रॉप बॉक्स में आप अपना एप्लीकेशन लेटर डाल के आ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप इन्हीं किसी एक एड्रेस में भेज सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। स्ट्रीम अवेलेबल जिस भी आपके लिए अप्लाई करेंगे, आप अगर इस एड्रेस के लिए अप्लाई करते हैं इस एड्रेस पे आप भेजते हैं तो आप हाउसकीपिंग और हॉस्पिटलिटी दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इस एड्रेस पे भेजते हैं तो सिर्फ हॉस्पिटलिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इस एड्रेस पे भेजते हैं तो सिर्फ हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये आप सीधा नीचे देख सकते हैं, सभी के लिए उन्होंने बता रखा है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने उसमें बात कर लेते हैं। आगे आपको इसकी मैं फिजिकल क्राइटेरिया भी बताऊंगा, आपका हाइट एज क्या रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्लास 10th की मार्कशीट आपको अटैच करनी है। जैसे मैंने आपको बताया 10th क्लास से अगर आपने पास करके तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10th क्लास की आपको मार्कशीट अप्लाई करनी है और यहाँ पर पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो कलर फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है। और जो आपकी कलर फ़ोटो है आपको अटैच करनी है, आपको एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ भी लगानी है और 1-2 आप उसके साथ एक्स्ट्रा और डाल दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा। तो जो आपकी फ़ोटो है जुलाई 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए, जुलाई के बाद की जो आपकी फ़ोटो खींची होनी चाहिए और लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो है वो स्लेट के साथ खींची होनी चाहिए। यहाँ पर स्लेट का मतलब है कि अगर जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक स्लेट लेनी है। स्लेट पे आपको अपना डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखवाना है, अपना नाम लिखवाना है। नाम डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखवा के तब आपको वहाँ पर फ़ोटो खिंचवानी है और वही फ़ोटो आपके साथ इसको अटैच करनी है।
अगर आप 18 साल से कम है, आपकी एज 18 साल से कम है, तो आपको कंसेंट सर्टिफिकेट पे अपने पेरेंट्स के या गार्डियंस के सिग्नेचर करवा के वो भी अटैच करना है, और आधार कार्ड आपको आईडी प्रूफ में अटैच करना है, जैसा जो आप एडमिट कार्ड के में आएगा, जो आप ओरिजिनल उसके साथ अटैच कर रहे हैं उसी की फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी है। और जो हमारे कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय के, वो अपना वैलिड आईडी प्रूफ कैरी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आपकी एज रहेगी। तो एज जैसे आपकी है 31 दिसंबर 1999 से 30 जून 2005, इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम। इसके अगर आपकी जो एज है 31 दिसंबर 1999 से पहले की है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 23 ईयर। 23 ईयर से साल से ज़्यादा एक डेट आपकी नहीं होनी चाहिए। इनरोलमेंट जब तक आपका आता है इनरोलमेंट नंबर, जब तक आपकी एज 23 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैरिज स्टेटस जैसे आपको पता है अनमैरिड मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मर्टिकुलेशन है, 10th पास है। अब स्टैंडर्ड की बात करते हैं फिजिकल के बारे में। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपकी हाइट रहेगी, हाइट 152.5 सेंटीमीटर रहेगी। चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट आपका हाइट और चेस्ट हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वेट रहेगा। और यहाँ पर हियरिंग ठीक ठाक अगर आप सुन पा रहे हैं, जो उन्होंने डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विच ईयर सेपरेट, 6 मीटर तक आप अच्छे से सुन ले रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल जनरल हेल्थ ऐसे ही बताया रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर टैटू वैटू आपको कुछ नहीं करवाना अपने शरीर पे, और अगर आपने करवा भी रखे टैटू तो कहाँ पर आपका टैटू वैलिड होगा वो इन्होंने बता रखा, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम इनके सैलरी की, आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। चलिए तो यहाँ पर जो आपको सैलरी है, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी मिलती है, जिसमें 70% आपको सैलरी दी जाएगी, 30% आपके कॉरपोरेशन फंड में जाएगी। जब आप वहाँ से रिटायर होते हैं तो आपको वो कॉरपोरेशन फंड से जो जितना भी आपका जमा होता है उसमें पैसा वो आपको दिया जाएगा। सेकंड ईयर में 33 ईयर सैलरी, थर्ड ईयर में 36,000 सैलरी मिलेगी, 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000 सैलरी। जितनी भी सैलरी आपको अलग अलग ईयर में मिलेगी, 4 साल बाद आपकी जो रिटायरमेंट होती है उसमें 30% सैलरी आपकी काटी जाएगी, 70% आपको हाथ में मिल जाती है, और आपको जितना भी आपका बनता है वो आपको 4 साल के रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। तो अप्रोक्स कॉरपोरेशन फंड मान के चले 4 साल में जो आपका कॉरपोरेशन फंड है वो 5,02,000 का बनता है, और 5,02,000 वो अपने पास से ऐड करके आपको 10,04,000 टोटल यहाँ पर सेवानिधि पैकेज देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला हुआ है, कैंडिडेट शुड स्कोर 50% मार्क्स इन ईच पार्ट रिटन टेस्ट एंड स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट। यहाँ पर आपके 2 टेस्ट होंगे, एक रिटन टेस्ट होगा, एक स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर बात करें रिटन टेस्ट की, 20 मार्क्स का आता है आपका रिटन टेस्ट, जिसमें आपके 10 नंबर की जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, 10 नंबर की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। यह आपका रिटन टेस्ट रहेगा। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो आपको एक मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए 20 में से। स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट, तो यहाँ पर स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट वही है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कुक की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आपको स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट में आपसे कुक खाना बनवा के देखा जाएगा। अगर आप मान लीजिए मोची के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे वहाँ जूता के बारे में थोड़ा नॉलेज देंगे, सिखवाएंगे। या फिर आप मान लीजिए वेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सर्विस कैसी है वेटर में, तो आपको से सर्विस करवा के देखेंगे। वो हो गया हमारा स्ट्रीम प्रोफेंसी टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग वो आपको 30 में से नंबर देंगे। इसमें भी अगर आपको 15 मार्क्स मिल जाते हैं तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें आपका फिट और अनफिट देखा जाएगा। मिनिमम आप इसे आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है करेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर, पंचायत ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने एक 6 मंथ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा है। अगर आप मान लीजिए गांव में रहते हैं तो आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपने जो ग्राम पंचायत में होते हैं वहाँ जाकर बनवा सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप पंचायत ऑफिसर में या फिर यहाँ पर बोले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाके वहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट है बनवा सकते हैं। जो आपका करेक्शन सर्टिफिकेट, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको ओरिजिनल मार्कशीट की लेके जानी है जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं। सिलेक्शन के बाद आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, और मर्टिकुलेशन मार्कशीट भी आपको साथ में लेके जानी है।
और यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट नेम, फादर नेम एंड हिज डेट ऑफ फादर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो आपकी फिजिकल फिटनेस में क्या रहेगा, 1600 किलोमीटर की आपकी यहाँ पर रनिंग हुई, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपसे 10 पुशअप्स लगवाई जाएंगी, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स लगवाई जाएंगी। अगर टेस्ट वही उन्होंने बता रखा है यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया, 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स, सबके लिए 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ रन। अगर आप जब पुशअप्स लगाते हैं, 10 पुशअप लगाने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 2 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 पुशअप्स। जब 10 पुशअप्स आप लगवा लेते हैं तो आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपसे सिटअप्स लगवाए जाएंगे, फिर 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर आपसे स्क्वाट्स लगवाए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ गए होंगे। तो ये के बारे में रिक्वायर्ड डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसके फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो उसके ऊपर भी मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं नई वीडियो बना दूंगा आप इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।